अगर आप चाहते हैं कि बायोलॉजी आपके लिए दुनिया का सबसे आसान और दिलचस्प सब्जेक्ट बन जाए, तो आज आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम जीवन की शुरुआत के उस महान चमत्कार को समझने वाले हैं, जो सच में आपका नजरिया बदल देगा। तो चलिए, पूरी एनर्जी के साथ मानव जनन तंत्र यानी ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इस पहले पार्ट में गोता लगाते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि एक छोटे से बीज को एक हरा भरा पौधा बनने के लिए सही मिट्टी की जरूरत होती है ना? बस यही हमारे जनन तंत्र का सबसे बेसिक और सबसे जरूरी काम है। एक बिल्कुल नई जिंदगी, एक नए जीवन को बनाने के लिए नर और मादा, इन दोनों की अलग अलग जैविक प्रणालियों का एक साथ आना बहुत जरूरी है। तो चलिए, बायोलॉजी की इस शानदार कहानी के मेन कैरेक्टर्स से मिलते हैं। विज्ञान की भाषा में इन्हें गैमेट्स या युग्मक कहा जाता है। अब यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है। नर और मादा गैमेट्स एक दूसरे से एकदम अलग होते हैं। जो नर गैमेट है, जिसे हम शुक्राणु या स्पर्म कहते हैं, वो सुपर एक्टिव होता है। उसके पास तैरने के लिए एक छोटी सी पूंछ होती है और उसे दौड़ने की एनर्जी मिलती है फ्रुक्टोज से। वहीं दूसरी तरफ मादा गैमेट, जिसे अंडाणु या ओवम कहते हैं, वो एकदम शांत और स्थिर होता है। उसमें फ्रुक्टोज नहीं होता, इसलिए वो स्पर्म की तरह लंबी यात्रा नहीं कर सकता। चलिए, अब देखते हैं कि ये पूरी प्रोसेस असल में शुरू कहाँ से होती है। बात करते हैं नर जनन तंत्र की, जहाँ ये शुक्राणु बनते हैं। इसे एक सिस्टम की तरह समझिए। सबसे पहले आते हैं टेस्टीज, जहाँ असल में शुक्राणुओं और टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन का निर्माण होता है। ये एक फैक्ट्री की तरह है। फिर यहाँ से स्पर्म को आगे ले जाने के लिए एक ट्यूब होती है, जिसे वास डेफरेंस कहते हैं, जो एक ट्रांसपोर्ट हाईवे का काम करती है। और आखिर में आती है प्रोस्टेट ग्रंथि। ये ग्रंथि स्पर्म को एक्स्ट्रा स्पीड देती है और साथ ही यूरिन के रास्ते को कंट्रोल करने के लिए एक ट्रैफिक पुलिस की तरह भी काम करती है ना? कमाल का सिस्टम। क्या आपको पता है कि टेस्टीज शरीर के बाहर क्यों होते हैं? इसके पीछे एक बहुत ही जबरदस्त मेडिकल फैक्ट है। हमारे शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और सच बताऊं तो ये गर्मी शुक्राणुओं को तुरंत खत्म कर सकती है। उन्हें जिंदा रहने के लिए शरीर से कम तापमान चाहिए होता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे वहाँ का तापमान बढ़ जाता है, जो स्पर्म्स को नुकसान पहुँचाता है। अब जरा इस नंबर पर गौर करिए, 20 लाख। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक बार में लगभग 20 लाख स्पर्म्स एक बहुत बड़ी रेस में दौड़ते हैं। लेकिन ट्विस्ट ये है कि इनमें से आधे स्पर्म्स के पास तो पूंछ ही नहीं होती, तो वो रेस में आगे ही नहीं बढ़ पाते। और इस पूरी मैराथन के आखिर में केवल और केवल एक शुक्राणु, जी हाँ, सिर्फ एक शुक्राणु ही अपनी मंजिल तक पहुंच पाता है। अब हम फोकस शिफ्ट करते हैं मादा जनन तंत्र पर। ये वो परम सुरक्षित और खास जगह है जहां वो नई जिंदगी आकार लेती है। यहाँ 3 मेन चीजें काम कर रही हैं। महिलाओं में 2 ओवरीज होती हैं, जो बारी बारी से अंडाणु या ओवम बनाती हैं। अब क्योंकि ओवम के पास खुद की कोई एनर्जी या फ्रुक्टोज नहीं होता, तो वो बस ओवरी से थोड़ा सा बाहर खिसक कर फलोपियन ट्यूब में आ जाता है और वहां इंतजार करता है। ये फलोपियन ट्यूब ही वो जगह है जहां स्पर्म और ओवम मिलते हैं। और इसके बाद आता है यूट्रस, यानी गर्भाशय, जो बच्चे के बड़े होने के लिए एक सेफ नर्सरी का काम करता है। मेडिकल नसबंदी के बारे में आपने जरूर सुना होगा। इसे समझना अब आपके लिए चुटकियों का खेल है। अगर महिला की उसी फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दिया जाए जहां मिलन होता है, तो उसे ट्यूबेक्टमी कहते हैं। और अगर पुरुष की स्पर्म ले जाने वाली उस वास डिफरेंस ट्यूब को ब्लॉक कर दिया जाए, तो उसे वासेक्टमी कहते हैं। सिंपल। और अब आता है वो ऐतिहासिक पल, निषेचन या फर्टिलाइजेशन। वो मोमेंट जब इतनी लंबी यात्रा करके वो इकलौता विजेता स्पर्म आखिरकार इंतजार कर रहे ओवम से मिलता है। और याद रखिएगा, ये जादुई मिलन सिर्फ और सिर्फ फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही होता है। एग्जाम के लिए ये स्टेप बाय स्टेप मेडिकल टाइमलाइन एकदम रट लीजिए। सबसे पहले स्पर्म और ओवम यानी गैमेट्स मिलते हैं। उनके मिलने से बनता है जाइगोट। ये जाइगोट फिर थोड़ा और बड़ा होकर एम्ब्रियो यानी भ्रूण कहलाता है। जब इसी एम्ब्रियो में हाथ पैर जैसे अंग बनने लगते हैं, तो हम इसे फीटस कहते हैं। और फिर 9 महीने बाद एक प्यारे से शिशु यानी बेबी का जन्म होता है। ये फैक्ट सच में दिल छू लेने वाला है। प्रेगनेंसी के सिर्फ चौथे हफ्ते में, जब वो नई जिंदगी केवल एक छोटा सा एम्ब्रियो होती है ना, उसी समय कोशिकाओं के उस छोटे से गुच्छे में पहली बार एक दिल आकार लेता है और धड़कना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर आकर हमें अपनी स्पीड थोड़ी धीमी करनी होगी।
क्योंकि फर्टिलाइजेशन के ठीक बाद की जो अवस्था होती है वो मेडिकली बहुत ही क्रिटिकल होती है। बात करते हैं जाइगोट की कमजोरी के बारे में। प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में डॉक्टर हमेशा महिलाओं को ये सलाह क्यों देते हैं? इसका एक बहुत ही सॉलिड मेडिकल रीजन है। असल में स्पर्म और ओवम के मिलने से जो नया जाइगोट बनता है वो सेलुलर लेवल पर बहुत ही ज्यादा नाजुक और कमजोर होता है। जरा सा भी झटका उसे नष्ट कर सकता है। यही कारण है कि उस नन्ही सी जान को बचाने के लिए एक्स्ट्रा मैटरनल केयर और एकदम सख्त आराम की सलाह दी जाती है। साइंस ने आज कितनी तरक्की कर ली है ना। अगर प्राकृतिक तरीके से स्पर्म और ओवम नहीं मिल पाते तो डॉक्टर्स उन्हें शरीर के बाहर एक लैब में मिलाकर जाइगोट बना सकते हैं। अब अगर इस जाइगोट को वापस असली माँ के गर्भाशय में रखा जाए तो हम उसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। लेकिन अगर किसी मेडिकल रीजन से उसे किसी दूसरी महिला के गर्भाशय में रखा जाए तो वो सरोगेसी कहलाती है। दोनों ही केसेस में उस जाइगोट को बड़ा होने के लिए एक ह्यूमन यूट्रस की जरूरत तो पड़ती ही है। चलिए, अब टाइम है एक सुपर फास्ट क्विक रिवीजन का। आज हमने जो कुछ भी डिकोड किया है उसे फटाफट समराइज कर लेते हैं ताकि एग्जाम में आप कोई भी पॉइंट मिस ना करें। तो 3 सबसे जरूरी बातें। पहला, जनन के लिए हमारे गैमेट्स हैं शुक्राणु और अंडाणु। दूसरा, उनका फर्टिलाइजेशन हमेशा फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। और तीसरा, वो नाजुक सा जाइगोट माँ के गर्भाशय यानी यूट्रस में पूरी तरह से सुरक्षित रहकर एक शिशु में बदलता है। एकदम क्लियर? लेकिन दोस्तों, एक बहुत बड़ा सवाल तो अभी भी बाकी है। जरा सोचिए, अगर वो इकलौता शुक्राणु कभी फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचे ही नहीं तो उस बेचारे इंतजार करते हुए अंडाणु का क्या होता है? ये एक ऐसा सस्पेंस है जिसका सीधा कनेक्शन महिलाओं के मेंस्ट्रुअल साइकिल से है। और इस बड़े रहस्य से हम पर्दा उठाएंगे हमारे अगले एक्सप्लेनर में। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मिलते हैं पार्ट 2 में।